तो हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरे इस वीडियो चैनल जेपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको जीवाणुओं से होने वाले रोगों के लक्षण, वो किस जीवाणु से होता है और किस कारण से होता है, उन सब चीज़ का जो डिटेल्स है उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। अब हम इस वीडियो में जो प्रोटोजोआ नामक जो सूक्ष्म जीव होता है उनसे होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उसको जानने की कोशिश करते हैं। और वीडियो देखने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको एनएमएससी की तैयारी के हेतु आपके यही जो सामाजिक विज्ञान और जो मैथ्स सब्जेक्ट होता है, इन तीनों सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आते हैं शैक्षिक योग्यता से, इसलिए मैं आपके इस सिलेबस को कंप्लीट कराता हूँ। उसके बाद मैं आपके जो मेंटल एबिलिटी, बौद्धिक योग्यता है उसका भी वीडियो डालूंगा। तो चलिए दोस्तों, जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला रोग दिया है मलेरिया। मलेरिया रोग से तो आप सभी परिचित ही होंगे कि वो मच्छर के काटने से होता है ना। तो हम रात में जो है कि सोते समय मच्छरदानी लगाते हैं, है ना। हम ऐसा क्यों करते हैं, जो मच्छर है मच्छर हमको ना काटे या काटने से बचने के लिए हम मच्छरदानी लगाते हैं। क्योंकि मच्छर की एक जाति होती है एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज, जिसके काटने पर जो है कि मलेरिया नामक रोग होता है। आपको ये तो पता था कि मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है, लेकिन अब ये पता चल गया कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है उसके काटने से हमको मलेरिया नामक रोग होता है। जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उसके काटने से हमको जो है कि मलेरिया नामक रोग होता है ना दोस्तों। और जो मलेरिया नामक जो रोग होते हैं वो हमको ये पता चला कि वो मच्छर की जाति होती है मादा एनाफिलीज, उसके काटने से हमको होता है मलेरिया रोग, है ना। और तो जो हमको ये पता चला कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर उसके काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। और जब वो काटता है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उसके लार में जो है कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ पाया जाता है। उसका चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बारे में एक बार अच्छे से जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जो ये प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ है उसका डायग्राम आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है उसके लार में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ पाया जाता है ना। और जब वो जो मादा एनाफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते समय उसके रक्त को चूसता है, तब जो उसके लार में जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है वो उसके रक्त में पहुंच जाता है और जो आरबीसी लाल रक्त कणिका होता है उसको नष्ट होने से हीमोजाइम नामक विषैला पदार्थ बनाता है, जिसके कारण हमको तेज कपकपी के साथ तेज बुखार आता है ना दोस्तों। तो होता क्या है कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उसके लार में जो है कि प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ पाया जाता है। तो जब वो काटता है तो हमारे ब्लड में वो जो है कि प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है वो पहुंच जाता है और लाल रक्त कणिका तो जो आरबीसी है उसमें वो जाकर जो है कि यकृत की कोशिकाओं को नष्ट करता है और जो बड़ी संख्या में आरबीसी को नष्ट होने से जो हीमोजाइन नामक विषैला पदार्थ है उसको बनाता है और आरबीसी को नष्ट करने की कोशिश करता है, वो भी एक हीमोजाइन नामक विषैले पदार्थ से, है ना। तो जिसके कारण जो है कि हमको तेज कपकपी के साथ बुखार भी आता है। देखिए, अचानक आपको ठंड एवं कपकपी के साथ बुखार आता है, सिर एवं दर्द होता है, अकड़न महसूस होती है, पसीने के साथ भी बुखार आता है, शरीर में रक्त की कमी भी हो जाती है क्योंकि ये जो हीमोजाइन नामक जो विषैला पदार्थ बनाता है जिसके कारण जो हमारे शरीर में आरबीसी रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में रक्त की कमी भी हो जाती है ना। तो हमने ये जाना कि जो मच्छर मादा एनाफिलीज मच्छर उसके काटने उसके लार में प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ पाया जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में वो पहुंचता है और हमारे ब्लड को वो जो है कि हीमोजाइन नामक विषैला पदार्थ बनाता है ताकि हमारा जो आरबीसी रेड ब्लड सेल उसको
वो नष्ट कर सकें, जिसके कारण हमको तेज कपकपी के साथ बुखार आता है। अचानक ठंड व कपकपी भी होता है, बुखार भी आता है, सिर दर्द भी होता है और अकड़न भी होता है। हमको पसीने के साथ बुखार आता है और बुखार उतरता भी है ना। इस प्रकार के जो लक्षण है वो मलेरिया के लक्षण है ना। मलेरिया के लक्षण ये है कि अचानक आपको ठंड के साथ जो एक ठंड और कपकपी के साथ बुखार आएगा, सिर एवं दर्द सिर जो है कि दर्द करेगा शरीर में, है ना। अकड़न भी महसूस होगा शरीर में कि आप एकदम से अकड़ रहे होंगे। साथ ही जो पसीने के साथ बुखार उतरेगा, है ना। और आपके शरीर में जो है कि रेड ब्लड मतलब कहने का मतलब रक्त की कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो लक्षण है वो जो है कि मलेरिया रोग के लक्षण होते हैं। और भी एक से लक्षण है उसको जानते हैं और इसके बचाव को जानते हैं। उसके बाद जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उसके लार में प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ पाया जाता है, उसका डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इसका जो लक्षण है और उसके बचाव उसको जानते हैं, मलेरिया के लक्षण और उसके बचाव के बारे में। तो होता क्या कि हमारे शरीर में रक्त की भी कमी हो जाती है और मलेरिया जब होता है तो हमको पता है कि हमको बुखार आता है। तो प्रतिदिन हमको बुखार आने से जो है कि तीसरे दिन या 2-3 दिन छोड़कर होता है ना। यह जो है कि ऐसा काटने से जो है कि आक्रमण प्रतिदिन तीसरे या दूसरे दिन को छोड़कर ही होता है ना। और रोगी को जो है कि बहुत प्यास लगता है, उसका चेहरा लाल लाल दिखाई देता है और रोगी का जो यकृत है तेली उसमें वो कि सूजन हो जाता है और उसका आकार जो है कि बढ़ जाता है ना। तो मलेरिया के जो लक्षण है वो है कि वो उसको अचानक ठंड और कपकपी के साथ बुखार आएगा और उसको जो है कि पसीने के साथ बुखार उतरेगा और जो है कि उसके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी और एकदम उसके शरीर में अकड़न महसूस होगी, शरीर में सिर दर्द होगा। और जो है कि मलेरिया का जब आक्रमण होता है बुखार के साथ तो वो 2-3 दिन कर छोड़कर ही होता है। जब काटता है तो रोगी को जो है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, उसका चेहरा लाल दिखाई देता है, रोगी का जो यकृत एवं तिल्ली पास है वहाँ पे उसको सूजन होता है और उसका आकार बढ़ जाता है। तो ये तो रहा मलेरिया के लक्षण। अब हम मलेरिया के से बचाव के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आप तो मच्छरदानी लगाइए। मच्छरों के काटने से बचने के लिए आप जो है कि मच्छरदानी लगाकर ही सोएं, है ना, क्योंकि ये मच्छरदानी हमको मच्छरों के काटने से बचाएगा, ठीक है, जिससे हमको मलेरिया रोग होने से हम इस प्रकार से बच सकते हैं। और जो घर की खिड़कियां होती हैं वहाँ पे हमको जालियाँ लगा देना चाहिए ताकि जो मच्छर हैं वो ना आ पाए। जो आपके घर में बर्तन है उसमें पानी आपको जमा नहीं होने देना चाहिए। साथ ही आपके घर में जब आप सोते हैं तो सोते समय आपको नीम की पत्ती जो होती है उसका धुआं करना चाहिए, ठीक है। और जो भी संग्रहित जल है उस जिसका आप यूज़ करोगे एक जगह इकट्ठा करे हो उसको आप ढक कर रखिए। ढक के इसलिए रखिए ताकि जो मच्छर हैं वो उनको दूषित ना करें। साथ ही जो छोटे तालाब हैं उनमें मछलियाँ डालें जिससे जो है कि मच्छरों की संख्या कम हो, है ना। तो इस प्रकार के जो बचाव है उससे आप जो है कि बच सकते हैं। जो मलेरिया है उससे बचाव के लिए आप जो इस प्रकार के जो बचाव मैंने आपको बताया कि जो रुका हुआ पानी है, यहाँ पे एक और है, रुका हुआ जो पानी होता है उस पानी की सतह पर हमको तेल या इंजन का जला हुआ तेल डालना चाहिए। और जो भी अनावश्यक जल है उसको जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब जमा हो जाएगा जिसके कारण जो है कि मच्छर पनपेगा और जो है कि मच्छर आपके घर में जाएगा, आपको काटेगा, जिससे आपको मलेरिया होने से मलेरिया आपको हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है कि जो भी यूज़ होने लायक जो जल नहीं है उसको आपको जमा नहीं होने देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मलेरिया से बचाव के लिए जो उपाय है, मच्छरदानी लगाना, नीम की पत्ती के धुएं करना, छोटे तालाबों में मछलियां डालना, जो भी आपके घर में बर्तन उनमें पानी जमा नहीं होने देना, घरों में जालियां लगाना, जो भी संग्रहित यूज करने लायक जो जल है उसको ढक कर रखना ताकि जो मच्छर उनको दूषित ना कर पाए। साथ ही जो अनावश्यक जल है उसको जमा नहीं होने देना चाहिए और जो भी जहाँ पे रुका हुआ पानी है उस पर तेल डालना चाहिए या इंजन का जो भी जला हुआ तेल होता है उसको डालना चाहिए। तो इस प्रकार से जो मलेरिया के जो बचाव है इन बचावों को आप अपनाकर मलेरिया रोग से आप बच सकते हैं। एक विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है
उस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सहायता से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना के अंतर्गत रक्त की जांच यानी कि ब्लड की जांच की जाती है और संक्रमण की स्थिति में उसको 600 मिगा क्लोरोक्वीन की एक टिकिया गोली पहले दिन और उसके बाद 15 मिग्रा एक जो है कि एक टिकिया प्रतिदिन के हिसाब से आपको लगातार 4 दिन देना चाहिए और जो कि दवा है उसको डॉक्टर के सलाह से लेना चाहिए। इस जो क्लोरोक्वीन जो गोली है उसको खाने से आप मलेरिया रोग से बच सकते हैं। और ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके थ्रू जो है कि मलेरिया योजना के उस उन्मूलन के अंतर्गत आप रोगी जो भी मलेरिया से ग्रसित है उसका ब्लड जो है कि जांच की जा सकता है। उसके बाद उसको अगर संक्रमण की स्थिति है तो उसको 600 मिग्रा जो क्लोरोक्वीन की दवाई आती है उस दवाई को देंगे, जिससे आपको डॉक्टर की सलाह से लेना है और उसके बाद उस दवाई को खाने से 4 दिनों तक आपको दिया जाएगा। उसको आप खाएंगे तो आप जो है कि मलेरिया रोग से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है कि मलेरिया रोग के बारे में जाना कि वो प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। इसका डायग्राम मैं आपको अब दिखाता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। अब जो है कि हम उसका जो डायग्राम है उसको देखते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए उसको देखते हैं कि किस प्रकार से जो मादा एनाफिलिस मच्छर होता है उसके लार में प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ पाया जाता है। आप उसको सूक्ष्मदर्शी में देखोगे तब वो दिखता है। वो कैसे दिखता है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ है उसका डायग्राम जो है कि इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये रहा जो प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ है। इस प्रकार से जो है कि मादा एनाफिलिस की मच्छर में जो है कि उसके लार में प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ पाया जाता है। अब हम जो है कि मलेरिया के बचाव के बारे में भी जान लिए और किस कारण से होता है उसके बचाव, उसके लक्षण के बारे में भी जान लिए। अब हम जो प्रोटोजोआ से होने वाले जो पेचिस नामक रोग है उस रोग के बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम जो पेचिस नामक रोग है उस रोग के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसका क्या होता है कि पेचिस को हम एम्बीबियासिस बोलते हैं। उसमें जो है कि अचानक पेट में मरोड़ और ऐंठन होता है, उसके साथ जो है कि हमको पतला दस्त होना शुरू होता है। ये जो है कि पेचिस का मुख्य लक्षण है कि पेट में जो है कि ऐंठन और मरोड़ के साथ दर्द भी होता है और उसके साथ पतले दस्त भी होता है। ये जो है कि पेचिस का मुख्य लक्षण है। और यह बीमारी जो है कि गर्मी और बरसात के मौसम में हमको ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो है कि ये इसका फैलने का माध्यम जो है कि पानी होता है, दूषित भोजन और पानी। तो ये जो पेचिस नामक रोग है वो जो है कि हमको गर्मी या बरसात के मौसम में ही अधिकतर होता है और इसका जो फैलने का वाहक या माध्यम है वो दूषित भोजन और जल है। जो पेचिस नामक रोग है वह एक सूक्ष्मजीवी प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये जो सूक्ष्मजीवी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा हिस्टोलिका, इसके द्वारा हमारे शरीर में पेचिस नामक रोग होता है। ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी जो प्रोटोजोआ होता है सूक्ष्मजीवी, वो हमारे मनुष्य की बड़ी आंत का जो परजीवी जो बड़ी आंत होता है उस आंत का परजीवी है, जो आंत की जीवित कोशिकाओं में उत्तकों को भोजन के रूप में प्रयोग कर एक विषैला और हानिकारक पदार्थ उत्पन्न करता है ना। तो होता क्या है कि जो ये बीमारी है पेचिस, इस बीमारी में जो है कि एक सूक्ष्मजीवी प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिका, इसके द्वारा हमको पेचिस नामक रोग होता है। और ये मनुष्य की बड़ी आंत का परजीवी है, जो आंत का जो जीवित कोशिका और उत्तक है, उत्तक को जो भोजन बनाने के रूप में प्रयोग करते हैं उसमें एक विषैला और हानिकारक जो पदार्थ है उसको ये उत्पन्न करता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। जिससे उसके बाद और डिटेल से जानते हैं कि ये जाना कि जो पेचिस में अचानक पेट में ऐंठन और मरोड़ होता है, इसके साथ पतले दस्त होता है, ये पेचिस का मुख्य लक्षण है और ये हमको गर्मी या बरसात के मौसम में अधिकतर होता है। और इसके जो फैलने का वाहक है ये दूषित भोजन और जल है, ठीक है। और ये जो बीमारी है वो सूक्ष्मजीवी प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा होता है। जो हमारे शरीर का बड़ा आंत होता है उसमें परजीवी है, जो आंत के हमारे जीवित कोशिका और उत्तक होता है जो भोजन के रूप में प्रयोग कर उसको एक विषैला पदार्थ और हानिकारक पदार्थ उत्पन्न करता है।
जिससे होता क्या है कि ये जो ऊतक होते हैं ये ऊतक नष्ट हो जाता है और जो आंत होता है उस आंतरिक झिल्ली में पहुंचकर उसको छाले या उसको नासूर बना देते हैं, जिसके कारण पेचिश या एमीबियासिस जो है कि रोग होता है। तो ये जो है कि हैजे के समान भी जो हैजा होता है उसका वाहक जो मक्खियाँ होती हैं, इस प्रकार से जो पेचिश है, पेचिश भी जो है कि इनके जो भी वाहक हैं ये भी मक्खियाँ ही होते हैं। तो होता क्या है कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है वो हमारे शरीर में दूषित भोजन और जल के थ्रू प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद जो बड़ी आंत है वो परजीवी है, उसमें छोटी आंत का जो कोशिका होता है और ऊतक उस जो भोजन बनाने में जो कि वो एक विषैला पदार्थ है और हानिकारक पदार्थ उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो ऊतक होता है वो नष्ट हो जाता है। और जो आंत होता है उसका आंतरिक झिल्ली होता है जहाँ पर वो पहुंचकर छाला या उस पर नासूर बना देता है, जिसके कारण से हमको पेचिश या एमीबियासिस रोग होता है। और जो पेचिश नामक रोग है वो उनकी वहाँ भी जो मक्खियाँ हैं वे भी मक्खियाँ ही इस रोग के वाहक होते हैं। पेचिश के लक्षण ये हैं कि पेचिश में पेट में ऐंठन और मड़ोर के साथ बार बार पतले दस्त होते हैं और अधिक समय तक दस्त होने से मल के साथ रक्त या श्लेष्मा और आव भी आती है। हल्का बुखार आता है, ज्वार आता है और रोग शीघ्र दूर नहीं होता। कभी कभी तो ये वर्षों तक भी बना रहता है, जिससे जो रोगाणु है वो आंत की झिल्ली से हृदय और तिल्ली तक पहुंचकर वो घाव बना देता है ना। तो ये भी एक प्रकार से हमारे शरीर के लिए हानिकारक ही है, क्योंकि ये जल्दी से ये जो रोग है ये जल्दी से दूर नहीं होता। कभी कभी वर्षों तक भी बना रहता है, जिसके कारण जो रोगाणु होते हैं वो आंत की झिल्ली से हृदय और तिल्ली की जो झिल्ली है वहाँ पर वे पहुंचकर घाव बना देता है। और सामान्यतः जो रोग का प्रकोप है वो 2-3 दिन या 4-5 दिन तक बना रहता है, परंतु एक बार रोग होने पर सावधानी नहीं रखने पर हमको जो बार बार पेचिश होने की जो बीमारी है वो तीव्रता बढ़ जाती है, और कभी कभी तो बढ़ जाने के कारण खतरा भी ये बना रहता है। क्योंकि एक बार जो है कि ये हो जाए तो अगर हम सावधानी ना बरतें तो ये हमको बार बार होने की तीव्रता जो है वो हमारे बढ़ जाने की जो तीव्रता है उसका खतरा बना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जाना कि जो पेचिश के लक्षण है उस लक्षण में जो पेट की जो पेशियां उनमें ऐंठन और मड़ोर होता है, जिसके साथ और बार बार पतला दस्त होता है और अधिक समय तक दस्त होने के कारण मल के साथ रक्त और श्लेष्मा आव भी आती है, थोड़ा बहुत ज्वार भी आता है। अधिक समय तक उसको पतले दस्त होने के कारण उसके शरीर में जल की कमी भी हो जाती है, और ये जो रोग है ये जो है कि शीघ्र दूर नहीं होता है, ये तो कभी कभी वर्षों तक भी बना होता है, और जिसके कारण जो आंत से वो हृदय और तिल्ली की झिल्ली में पहुंचकर वहाँ पे घाव भी बना सकता है। इसका जो प्रकोप है ये 2-3 दिन या 4-5 दिन भी बना रहता है, और एक बार हो जाता है रोग तो अगर वो सावधानी ना बरतें तो ये बार बार होने की जो तीव्रता है उसका बढ़ जाने का खतरा ये बना रहता है। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा पेचिश के लक्षण। और पेचिश जो और अतिसार है उसके जो बचाव हैं वो एक साथ दिए गए हैं, क्योंकि ये एक ही टाइप की जो बीमारी है वो पेचिश और अतिसार जो है कि हम डायरिया बोलते हैं। इस बीमारी जो व्यक्ति है उसके शरीर से तरल और अर्ध तरल मल दिन में 3 बार से ज़्यादा निकलता है, और ये जो रोग होता है ये एस्चेरिचिया कोलाई साल्मोनेला अथवा एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा जो सूक्ष्म जीवी प्रोटोजोआ है उसके द्वारा जो अतिसार रोग होता है डायरिया, एस्चेरिचिया कोलाई साल्मोनेला अथवा एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये जो सूक्ष्म जीवी प्रोटोजोआ है इसके थ्रू होता है। और ये हमारे जो दूषित भोजन हमारे ये जो रोग होता है अतिसार, ये दूषित भोजन और जल इसके थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और यह भी हमारे शरीर में आंत को ही संक्रमित करता है, आंत पर ही इफेक्ट डालता है, और पेचिश भी हमारे शरीर के आंत पर ही इफेक्ट डालता है, जिसके कारण ये जो रोग हैं ये जो रोग के लक्षण हैं ये लक्षण भी एक हैं और इनके बचाव भी एक समान ही हैं, लेकिन जो फैलने के
तरीके हैं वो प्रोटोजोआ ही हैं, लेकिन उन प्रोटोजोआ में जो अलग अलग वे नाम हैं, उसमें एंट अमीबा हिस्टोलिका था, इसमें एस्चेरिचिया कोलाई साल्मोनेला एंट अमीबा हिस्टोलिका है। इसके थ्रू हमको अतिसार डायरिया नामक रोग होता है। अतिसार का लक्षण क्या होता है? इसमें भी पेट में ऐंठन और मड़ोर होता है और पतले दस्त भी होते हैं। उल्टी होता है, मुंह का सूखना, बार प्यास लगना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, है ना। और साथ ही वजन में अचानक से कमी आना, जो मंद है नाड़ी धड़कन स्पंदन दर है उनमें कमी आना, लंबी और तेज सांसें लेना, चलना, एकदम से तेजी से सांस लेते हैं, आंखें जो है कि वो धंसी हो जाती है, नाक जो है कि सिकुड़ जाता है, जीभ और गाल जो है कि उसका भाग जो है कि सूख जाता है। अतिसार के अंतर्गत अतिसार में जो रोग होता है उसमें मूत्र भी कम आता है, या ना आना या गहरा मूत्र आना, और शरीर में जल में अत्यधिक मात्रा में जो निकल डिहाइड्रेशन के कारण, यहाँ तक कि इस रोग के कारण शरीर के जो रोगी है उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जो है कि रोगी को जब ये बार बार जो है कि पानी अत्यधिक मात्रा में निकलेगा तो हो सकता है उसके शरीर में जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन जो है कि निर्जलीकरण की कमी हो जाती है, जिसके कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो अतिसार के लक्षण ये हैं, और जो पेचिश और अतिसार के जो बचाव हैं वो एक साथ दिए गए हैं। तो उसके घरेलू उपाय के लिए हमको नारियल का पानी, नमकीन, लस्सी और नींबू की जो शिकंजी है, चावल का मांड, हल्की चाय, दाल का पानी, जो भी आपके घर में अवेलेबल है उसका जो रोगी है उसको लगातार सेवन कराना चाहिए, ताकि उसके शरीर में जो पानी की कमी है उसको वो बचा सके। नारियल से पानी से जो पानी की कमी है उसको भी बचा जा सकता है। नमकीन लस्सी है, नींबू की जो शिकंजी है, चावल का मंड है, हल्की जो चाय है, दाल का पानी है, आपके घर में ये जो भी अवेलेबल है आप जो है कि रोगी को दे सकते हैं। उसको आप लगातार सेवन कराना ही चाहिए, ताकि उसके शरीर में जो पानी की कमी है उससे वो बचा जा सके। और भी इसके बचाव है उनको भी देखते हैं। पेचिश और अतिसार के जो बचाव उस घरेलू बचाव के लिए आपके घर में जो भी पानी, मैं आपको घरेलू उपाय के लिए जो भी पदार्थ उनके नाम बताएं, और उनमें से आपके घर में कुछ भी अवेलेबल है आप उसका जो रोगी है उसको लगातार आप सेवन उसका कराते रहिए, ताकि उसके शरीर में जल की कमी ना हो। साथ ही जो रोगी है उसको पानी को उबाल कर पीना चाहिए, बर्तनों की साफ सफाई रखना चाहिए, बर्तनों को सुरक्षित जगह पर कर उसका उपयोग करना चाहिए। जो खाने बनाने एवं खाना खाने के पूर्व हमको हाथ धोना चाहिए। शौच के बाद हाथ को साबुन से ही धोना चाहिए, ताकि जो भी जीवाणु हैं वो मर जाएं, नष्ट हो जाएं। इसके लिए हमको हमको साबुन से हाथ धोना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बचाव के लिए। और उल्टी, दस्त और शरीर से में जो भी होने वाली ये जो रोग हैं, इन रोगों से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और इसको हम ORS जीवन रक्षण घोल के थ्रू इसको दूर कर सकते हैं। और वो कैसे बनाते हैं वो उसको मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो अब हम दोस्तों हमने जो प्रोटोजोआ से जो सूक्ष्म जीवी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, इन रोगों के बारे में जान लिया। अब हम जो है कि इसके प्रश्न उत्तर को जानेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो नए सूक्ष्म जीव हैं उनसे होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनका जो आंसर है उसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला प्रश्न है वो क्या बोलता है कि परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के नाम बताइए, या कौन कौन से रोग हैं जो परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। तो परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं वो मलेरिया, पेचिश, अतिसार, डायरिया आदि है। मलेरिया फैलने का प्रमुख कारण क्या है? तो मलेरिया फैलने का जो प्रमुख कारण है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है, जिसके काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। दस्त तथा अतिसार रोगी के प्राथमिक उपचार आप कैसे करेंगे? तो दस्त से जो अतिसार और जो रोगी है उस रोगी का प्राथमिक उपचार के तहत हम जो चावल का मांड है, हल्का चाय है, दाल का पानी है, नारियल का जो पानी है, नमकीन लस्सी है, नींबू का शिकंजी है, जो भी अवेलेबल है उसका जो
रोगी है उसको लगातार सेवन कराना चाहिए ताकि उसके शरीर में पानी की कमी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इसका उत्तर। मलेरिया के रोगाणु एवं वाहक के नाम लिखिए। तो मलेरिया के जो रोगाणु हैं वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजो है और उसका जो वाहक का नाम है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है। पेचिस एवं डायरिया में प्रमुख 2 अंतर लिखे हैं। तो पेचिस और डायरिया का जो 2 प्रमुख अंतर हैं वो ये है कि उसमें अधिक समय तक दस्त होने से मल के साथ रक्त और श्लेष्मा और आंव भी आता है। इसमें लगातार जो है कि पतला दस्त बस होता है। इसमें हल्का ज्वार आता है, इसमें जो है कि ज्वार नहीं आता। पेचिस होने पे हमको ज्वार आता है बट डायरिया होने से हमको ज्वार नहीं आता। और पेचिस से होने से क्या होता है कि जो आंत की झिल्ली है उस झिल्ली से आप हृदय और तिल्ली की जो झिल्ली है वहाँ पहुँच कर ये घाव भी बना सकता है। बट जो डायरिया है उसमें डिहाइड्रेशन के कारण शरीर जो मृत्यु है जो मानव है उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये तो रहा दोस्तों इसके प्रश्न उत्तर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलो बाय।